आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान रीट परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रीट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ या डा? एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो घोष को पहचानने का तरीका क्या है? घोष व्यंजन को पहचानने का तरीका क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन सी गूंज होती है। सरल शब्दों में कहें तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि ग से गा, घा, डा, ज, झ, या, डा, ड़ा, णा खाली, दा, धा, न, बा, भा, मा या रा, ला, बा। ये हो गए घोष। और एक होता है अघोष। अघोष को पहचानने का क्या तरीका है? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। तो अगर हम कहें घोष, जैसे कि घोष को पहचाने गले में अगर कंपन सी होती है तो घोष कहलाते हैं, और गले में कंपन नहीं होता है तो वो अघोष कहलाता है। जैसे कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा। तो इसमें जो आप छा देख रहे हैं ये एक अघोष वर्ण है, ना कि घोष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस शब्द में री स्वर नहीं है ये आपको बताना है। रिवाज, रिवाज में री स्वर नहीं है। बोलकर देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सरल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग, ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं जाना है। स्वर आने वाला व्यंजन है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुसार जो होता है ना, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है जिसकी ध्वनि नासिका विवर से निकलती है, यानी इसकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। जैसे कि अंग, कंघा, अंगद बोलकर देखिए, आपके समझ में आ जाए। तो वो अनुस्वार स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुरुमि, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। किस शब्द में गुण संधि है ये आपसे पूछा जा रहा है। भारतेंदु, भारतेंदु में गुण संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतेंदु में प्रयुक्त संधि कौन सी हुई। सबसे पहले आप भारतेंदु की संधि कर लीजिए। तो भारतेंदु की संधि क्या होती है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, भारत धन इंदु, ये छोटी की मात्रा है। ठीक है। भारत धन इंदु, ये भारतेंदु की संधि होती है। अब इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई। तो छोटा प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना? ए बना। और नियम के अनुसार ए किस में आता है? गुण स्वर संधि में। इसलिए भारतेंदु में गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको चूज करना है ऑप्शंस। तो वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होता है? वृक्ष धन छाया। थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो गया है, इसमें प्लस का निशान लगाना चाहिए था। ठीक है। वृक्ष धन छाया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वृक्ष छाया में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, और इसको मान लिया जाएगा इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा प्लस छा, इसको छा माना जाएगा। सॉरी, इसकी क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से। एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, वृक्ष छाया की संधि विच्छेद क्या होती है? वृक्ष धन छाया। इसको मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा छा। तो छोटा प्लस छा मिलकर क्या बना? छोटा प्लस छा मिलकर बना जाके आधा चा और छा।
तो नियम के अनुसार छा किस में आता है? व्यंजन संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृक्ष छाया में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो वृक्ष छाया में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ये तरीका एक ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पर वा में इस टाइप का लगा हो या फिर इस टाइप हलंत टाइप का लगा हो, जैसे कि ता है इसमें हलंत लगा दें, हलंत अगर लगा हो या फिर ये गोल गोल लगा हो वा में इस रात टाइप का लगा हो, तो वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होता है। इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं। तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है शमश्रु शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? मूछ, अश्रु, आंसू या ससुर? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो शमश्रु का तद्भव शब्द क्या होता है? तो शमश्रु का तद्भव शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों मूछ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सातवां प्रश्न, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरीत यानी कि उसका उल्टा, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ को आप लोगों ने देखा होगा कि इसका विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए। तो मैं आपको बताता कि चाहे विलोम शब्द हो या विपरीत अर्थक शब्द हो, दोनों एक प्रकार के होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आठवां प्रश्न क्या है? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? तो वर्ण शब्द का अक्षर आकाश नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है कि कौन शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या पंकज। अब मनसिज जो है ना ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो ये मनसिज जो है ना मनसिज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ना कि कमल का। तो जलज हुआ, अंबुज हुआ और पंकज हुआ, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न क्या है? जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होता है? मनन, विज्ञान, मनवा या अन्य मनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अन्य मनस्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 11वां क्वेश्चन देखेगा। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी आदि, गुण, दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? गुण, दोष आदि। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए यार। सारी पीडीएफ मैं आपको निःशुल्क में दे रहा हूँ, एक पैसा भी ना आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण क्या होगा? काली, पतलून या मदन या खेलने। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण क्या होगा? देखिए काली जो है ना, काली, ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त क्या होगा? या, और, अलावा या अथवा। वहां मोहन के अलावा होगा, और होगा या अथवा होगा। इस खाली रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो यहाँ पर अलावा आ जाएगा और बाकी ये पूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करो, राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अब देखिए सफलता का प्रयास से कितना मिला जुला फर्क है, यानी सफलता का प्रयास से संबंध दर्शा रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको अपने माइंड से करने होते हैं,
यानी आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, ना इसमें कोई नियम का प्रयोग होता है, ना परिभाषा के प्रयोग कर सकते हैं, और कम समय में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप परिभाषा नियम के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को पीटीटी 2024 परीक्षा की तैयारी करवाई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपको हिंदी में जो कुछ भी पढ़ाया, हमारा हिंदी में पढ़ाया हुआ, ये मानकर चलिए ज़्यादातर हमारा पढ़ाया हुआ हिंदी में आया था। और मैं एक हिंदी का टीचर भी हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, और लगभग मैं आपको 3 से 4 साल से पीटीटी की क्लासेस करा रहा हूँ। को और के लिए किस कारक के चिन्ह, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन का, के, की, को, के। तो यहां पर को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए को लिए, संबोधन हे अरे ओ। संबोधन में क्या आ जाता है, संबोधन में हे अरे ओ आ जाता है। संबोधन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा होगा नहीं। संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान भी नहीं होगा। अपादान से संबोधन का, के, की, संबोधन में का, के, की नहीं होगा। संबोधन में हे अरे ओ होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो संबोधन में के, की करने लगते हैं, लेकिन हे अरे ओ होता है, संबोधन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान में को के लिए आता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अक्सर एक प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए आप लोगों से कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न देखिएगा, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। उद्देश्य और विधेय ये किसके अंग हैं। तो उद्देश्य और विधेय जो है ना, ये वाक्य के अंग है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 18वां प्रश्न क्या है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य का उद्देश्य क्या होगा, तेंदुलकर होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विराम चिन्ह का नाम क्या होता है, अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद। तो विराम चिन्ह का नाम क्या होता है, अर्धविराम। इसको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह को अर्धविराम कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 20वां प्रश्न क्या है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, उपविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कोष्टक का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 21वां प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना, इसका मुहावरा क्या होता है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसे कि अवसर का लाभ उठाना, यानी जहां पर आपको फायदा हो रहा है तो आपने भी वहां पर अवसर का लाभ उठाया, यानी बहती गंगा में हाथ धो लिए। 22वां प्रश्न है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। बाधा डालना इसका मुहावरा क्या होता है, तो बाधा डालना इसका मुहावरा होता है मेरे प्यारे साथियों, रोड़ा अटकाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। यानी कि जैसा आपने सुना होगा कि किसी काम को कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसे जलते हैं और आपने उसके काम में बाधा डाल दिया, यानी कि रोड़ा अटका दिया, इसको रोड़ा अटकाना ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, मनमानी करना। अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न क्या है,
24वां प्रश्न है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर वेर का मंग, जैसे नागनाथ वैसे शापनाथ। मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? एक ही थाली के एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जैसे कि जो नेता जो होते हैं वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं, तो नेताओं को क्या कहा जाता है कि एक ही थैली के ये चट्टे बट्टे हैं, दिन में एक दूसरे की बुराई करेंगे और रात में एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे, यानी आपस में बैठ के चाय पिएंगे। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 25वां प्रश्न क्या है? अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है? राजपत्र, गजट, समाचार पत्र, सूचना पत्र, इनमें से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहां होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र, गजट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 26वां प्रश्न क्या है? निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, इनमें से तीनों का। तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, यानी कि इनमें से तीनों काम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 27वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 27वां प्रश्न है कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आप रीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार गद्यांश से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसके बाद आंसर दीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी और उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब गद्यांश का देखिए, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं किस पर आधारित है? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति, युवा पुरुष। तो ये गद्यांश जो है ना संगति पर आधारित है। आप लोगों ने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुसंगति का ज्वर बहुत भयानक होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या बुरी संगति। तो कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, कि संगति जो है वो कितनी महत्व होती है। अगर आप अच्छे के साथ संगति करोगे तो अच्छे बनोगे, अगर बुरी की संगति करोगे तो बुरे बनोगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गद्यांश के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में रीड के। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लासेस ला सकूं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं पहले आप ये जान लीजिए। पा, फा, बा, पा, फा, वा, भा, ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। अब आपसे पूछा किया जाए कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऊ है, ऊ भी हो जाएगा और वा भी हो जाएगा, बड़ा ऊ भी हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा आ है ना, बड़ा आ, ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क, ख, ग, ज, चा, जा, या, ता, था, ना, टा, ढा, णा, खाली। एक होता है अल्प प्राण ध्वनि और दूसरा होता है महाप्राण ध्वनि। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण ध्वनि की। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा क्या जाए कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होगा?
जैसे कि चा, जा और इया, चा, जा, इया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, चा, जा और इया, ये आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ हो जाएंगी। ठीक है। और एक होता है महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु से निकलती है, वायु मुख से निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? कार्यक्रम, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। कार्यक्रम ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इस प्रश्न में हमें। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इस क्वेश्चन में हमें। महाधन उदय, महाधन उदय, तो महाधन उदय, सॉरी महाउदय, ये किसकी संधि है? ऐसे समझ लीजिए आप लोग। तो महाधन उदय, महोदय, इसको क्या कहेंगे? महोदय कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महाधन उदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा और इसको मान लिया जाएगा ओ। तो बड़ा प्लस ओ मिलकर क्या बना? ओ बन गया। और ओ नियम के अनुसार किस में आता है? ओ नियम के अनुसार आता है गुण स्वर संधि में। तो महोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, सद्भावना का संधि विच्छेद भाई क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। सद्भावना, तो सद्भावना की संधि क्या होती है? सत्य धन भावना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सद्भावना में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर इस टाइप का, जैसे कि रा है इस टाइप का, या फिर जैसे कि बा है इसमें रा हलंद लगा हो, तो वहाँ पर कौन संधि होती है? अभी मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर होती है व्यंजन संधि। तो सद्भावना में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ये कुछ ट्रिक जो होती हैं उन्हें आपको इसमें अप्लाई करना होता है। समय की बचत भी कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आप पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। धरित्री का तद्भव रूप क्या होता है? धारती, धरती, धरिता या धरित्री? धरित्री का तद्भव शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो धरित्री का तद्भव शब्द क्या होता है? इसको हिंदी में जब आप कन्वर्ट करोगे धरित्री को, तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? धरती बनेगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तद्भव, देशज, विदेशज या शंकर? दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? शंकर कहलाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कौन सा शब्द तद्भव है? वृक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर? तो यहां पर देखिए आपको तद्भव शब्द की पहचान कर, तो मैंने आपको क्या बताया? हिंदी वाला शब्द, हिंदी वाला जो शब्द होता है वो तद्भव शब्द है जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों। तो खजूर जो है ना, ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वायु, बयार, समीर या ध्वज? तो ध्वज जो है ना, ध्वज, ये हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ध्वज जो है ना, ये झंडा का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि हवा का। तो वायु, बयार, समीर ये हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, 40वां प्रश्न, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? गुलाम, अधीन, पराधीन, परतंत्र? तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है। भक्ति का अर्थ क्या नहीं होता है? सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता? भक्ति का अर्थ क्या नहीं होता? तो भक्ति का अर्थ जो है वो कविता नहीं होता है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हो तो भी आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो तो भी आप भक्ति कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो तो भी भक्ति कर रहे हो, लेकिन कविता आप पढ़ रहे हो वो भक्ति नहीं होती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, वो मनोरंजन की श्रेणी में चला जाता है।
संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। सिंपल सा क्वेश्चन से यार, देशवाचक जो है ये कोई संज्ञा नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये संज्ञा होती हैं। 43वां प्रश्न है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, इन सभी में सर्वनाम प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 44वां प्रश्न है, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी या पुस्तकों। पुस्तक शब्द से कौन सा विशेषण बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों पुस्तक से पुस्तकीय विशेषण बनता है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको नियम और परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बस प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिए, समझ में आपके आ जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं या भाषा कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? जोर से, गाकर, चीखकर या धीरे। बोलो कोई सुन लेगा, धीरे से बोलो कोई सुन लेगा, तो धीरे से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से। तो वाक्यों में शब्दों का क्रम किससे निर्धारित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों पद क्रम से निर्धारित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यह ऐतिहासिक घटना, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब यहाँ पर देखिए आपको योजक चिन्ह की पहचान करनी है। योजक चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह कैसा होता है? देखिए योजक चिन्ह जो है ये ऐसा होता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाघव चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संचित रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? बड़े अंश का संचित रूप में लिखने के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। मुहावरा भी कह सकते हैं, अभिप्राय भी कह सकते हैं, लोककृति भी कह सकते हैं। व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्यों पुरानी बातों को उखाड़ रहे हो, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो जो लोग पुरानी बातों को दोहराते हैं तो उनको क्या कहते हैं? गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, तो इसका मुहावरा क्या होगा? हाथ फैलाना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या होता है? भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या होता है? डर जाना। भीगी बिल्ली बन गए, आप डर गए। सुना होगा आपने ये कहावत काफ़ी बार। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, मुंह पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। कौन मुहावरा नहीं है? पीला मुंह करना, ये मुहावरा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र या विज्ञापन। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या लिखा जाता है? आवेदन पत्र भरा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं यानी एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम क्या होता है? सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर, कहीं नहीं होता। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का जो पद नाम होता है वो सबसे नीचे दाहिनी ओर होता है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब ऐसे क्वेश्चन का ना कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा 57। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करता है? विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना या ज्ञापन? तो सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करता है? विज्ञप्ति जारी करता है। सिंपल सी बात है यार, इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई नोटिफिकेशन जारी किया जॉब के लिए तो उसको हम विज्ञप्ति ही बोलते हैं कि विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। गद्यांश भी पूछा जाएगा, लगभग 2 गद्यांश पूछे जाते हैं आपके रीट के एग्जाम में। प्रश्न संख्या 58 से 60 के लिए निम्न गद्यांश को पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, यानी ये गद्यांश जो है किस पर आधारित है? पर्यावरण प्रदूषण, आसपास का वातावरण, संतुलित विकास, सजीव निर्जीव अव्यय। पर्यावरण प्रदूषण पर ये आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निर्जीव का अर्थ क्या होता है भाई? नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव, जीवित। तो निर्जीव का अर्थ क्या होता है? तो निर्जीव का अर्थ होता है जीवन रहित। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा गद्यांश का ही। लगभग गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से क्या होता है? विनाश, खतरा, पर्यावरण प्रदूषण, रोगों का फैलाव। पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ईमानदारी के साथ में। तो आज की ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।